महफ़िल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं NCERT उर्दू क्लास 7 का पहला लेसन। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि जो आपका उर्दू का सिलेबस है वो चेंज हो गया है और इस बार आपकी जो पुरानी वाली किताब थी वो चेंज कर दी गई है, बदल दी गई है और नई किताब आपको दी गई जिसका नाम है ख़याल। ठीक है, तो आज हम इसी किताब के बारे में बात करेंगे और जो इसमें आपका पहला लेसन है, फर्स्ट लेसन, आज हम उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपना पेन और कॉपी यानी कि नोटबुक अपने पास रखिए, क्योंकि इसमें आपको होमवर्क भी मिलने वाला है और वो होमवर्क आपको करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना सबक। ये रहा आपका, स्क्रीन पर आपको शो कर रहा है, ये आपका पहला सबक है जिसका नाम है तरानाए वहदत। बेसिकली ये एक नज़्म है, ठीक है, जिसको हम दुआ भी कह सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम मॉर्निंग एक्टिविटीज़ करते हैं स्कूल कॉलेज में, और सबसे पहला काम हमारा वहाँ जाके क्या होता है, प्रार्थना होती है। क्या होती है बच्चों? प्रार्थना। ठीक है, तो प्रार्थना को ही हम इंग्लिश में प्रेयर भी बोलते हैं, प्रेयर, और उसी को हम उर्दू में दुआ बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो दुआ किससे की जाती है? ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से, भगवान से, जो भी आप नाम देना चाहें आप इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला सबक आपका है, ये नज़्म है। और थोड़ा सा आप ये भी जान लीजिए कि नज़्म किसको कहते हैं और नस्र किसको कहते हैं। तो हम आपको बता दें कि किसी भी लैंग्वेज में जो टेक्स्ट लिखा होता है, जो इबारत होती है ना, तो वो दो तरह की होती हैं। एक होती है नज़्म, ठीक है, नज़्म, इसी को हिंदी में हम पद्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद्य, पद्यांश या पद्य बोलते हैं। इसी को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोइट्री बोलते हैं। ठीक है, पोइट्री। दूसरी होती है हमारी नस्र। क्या होती है बच्चों? नस्र। ठीक है, इसी नस्र को हम हिंदी में गद्य बोलते हैं, गद्यांश भी कई बार और गद्य बोलते हैं। ठीक है, इसी को ही हम इंग्लिश में भी प्रोज़ बोलते हैं। क्या? प्रोज़। तो उर्दू में नज़्म और नस्र होती है, हिंदी में पद्य और गद्य होते हैं, इसी तरह इंग्लिश में प्रोज़ और पोइट्री होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को जब आप जान लेंगे तो बात आती है कि हम नज़्म को पहचानेंगे कैसे। वैसे तो कई सारे तरीके होते हैं नज़्म को पहचानने के, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीका एक बता देता हूँ। बेसिकली जो नज़्म होती है उसमें छोटी छोटी लाइनें होती हैं और जो लाइनें होती हैं उनके जो बाद के वर्ड होते हैं वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, और नज़्म के अंदर काफ़िया और रदीफ़ का इस्तेमाल होता है। किसका? काफ़िया और रदीफ़। अब ये काफ़िया और रदीफ़ कहते किसको हैं? देखिए, जो शेर होता है उसके सबसे बाद में एक जैसी आवाज़ के लफ्ज़ आते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है नूर, दूर। ठीक है, अगर इसके सामने चूर, हूर वगैरह होती, जिस तरह ये तुयूर है, तो ये जो एक जैसी आवाज़ देने वाले वर्ड हैं इनको हम बोलते हैं काफ़िया। क्या बोलते हैं? काफ़िया। ठीक है, अच्छा, काफ़िए के बाद जो वर्ड आता है जो एक जैसी आवाज़ नहीं होती बल्कि वो सेम ही रहता है। ठीक है, उसकी आवाज़ तो एक जैसी होती ही है लेकिन वो सेम ही रहता है, बदलता नहीं है। जैसे यहाँ पे आप पहली लाइन में भी 13, दूसरे लाइन में 13, तीसरे लाइन में 13। ठीक है, तो ये वर्ड कोई भी बदले नहीं गए हैं, तो इनको हम कहते हैं रदीफ़। क्या कहते हैं बच्चों? रदीफ़। याद रहेगा ना आपके? रदीफ़। ठीक है, चलिए, इतनी बात आपको समझ आ गई है, तो अब हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ और हम पहले इसको पढ़ेंगे फिर समझेंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ऐसे वर्ड मीनिंग्स यूज़ किए गए हैं जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी नज़्म के, इसी लेसन के आखिर में वर्ड मीनिंग दी गई है। जब आप उसको याद कर लेंगे तो आसानी से इसको भी आप याद कर लेंगे और पढ़ने में आसानी हो जाएगी। एक चीज़ और आप यहाँ समझ लीजिए, जो नज़्म होता है उसके अंदर शेर होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो देखिए, नज़्म की हर एक लाइन को एक मिसरा बोलते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन है तो हम इसको एक मिसरा बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के ये एक लाइन है, इसको भी एक मिसरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? मिसरा। ठीक है, हिंदी में भी मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? मिसरा। ठीक है, हाँ, लेकिन जब दो लाइनें एक साथ मिल जाती हैं तो वो एक शेर बन जाता है। जैसे ये पूरा एक शेर है, जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये पूरा का पूरा क्या है? एक शेर है।
ठीक है, तो एक लाइन को एक मिसरा बोलते हैं, लेकिन जब दो लाइनें मिल जाती हैं तो उनको क्या बोला जाता है, उनको एक शेर बोला जाता है। चलिए पहले हम इसको पढ़ते हैं और फिर हम इसको बाद में समझेंगे। हाँ, तो हर ज़र्रे में है ज़ुहूर तेरा, खुर्शीदो कमर में नूर तेरा। मैं आराम आराम से इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अफसाना तेरा जहाँ तहाँ है, चर्चा है करीबो दूर तेरा। गाते हैं शजर हवा में क्या क्या, दम भरते हैं सब तुयूर तेरा। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है ज़ुहूर, ठीक है, इसके माने ज़ाहिर होना। खुर्शीद इसके माना क्या है वो आपको वैसे तो इसकी वर्ड मीनिंग में भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं भी बता दूँ। खुर्शीद कहते हैं सूरज को, और कमर कहते हैं चाँद को, नूर कहते हैं रोशनी को, ठीक है। अफसाना कहते हैं किस्से कहानी को, और जहाँ तहाँ का आप समझते हैं हर जगह। इसी तरह चर्चा आप समझते हैं जब किसी का जिक्र हर जगह होता है तो उसको चर्चा कहते हैं। करीब और दूर का आपको पता ही है। अब गाते हैं शजर कहते हैं पेड़ को, हवा में क्या क्या, दम भरते हैं सब तुयूर तेरा। देखिए जो तुयूर है वो बहुवचन है, बहुवचन यानी कि वो जमा है, और किसकी जमा है, तुयूर जमा है। तुयूर कहते हैं उड़ने वाले परिंदे को, ठीक है। चलिए आगे, तू जलवा फिगन है, तू जलवा फिगन कहाँ नहीं है, वो जा नहीं तू जहाँ नहीं है, ठीक है। जा कहते हैं जगह को, ठीक। तो इसमें शायर कह रहा है कि तू जलवा फिगन कहाँ नहीं है, यानी ईश्वर के बारे में कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हर जगह मौजूद है और कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ वो नहीं है। और फिर दूसरे वाले मिसरे में उसने कहा वो जा नहीं, यानी कि वो कोई जगह नहीं है। जा के मैंने क्या होती है, जगह। वो जा नहीं तू जहाँ नहीं है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर ईश्वर नहीं है, अल्लाह नहीं है, ठीक है। चलिए अगली लाइन है, तारों में चमक दमक तेरी है, तारों में चमक दमक तेरी है, जो रात में है कड़क तेरी है। अब तारे आप जानते ही, चमक दमक का भी आपको पता है, ये रोशनी होती है। रात किसको कहते हैं, जो बादल कड़कते हैं बारिश के वक्त, जो गड़गड़ाहट होती है उसको रात कहते हैं, ठीक है। जो रात में है कड़क तेरी है। हर गुंचे में है तेरा तबस्सुम, गुंचा आप किसको कहते हैं, कलियों को कहते हैं। तेरा तबस्सुम कहते हैं मुस्कुराहट को, ठीक है। आपने देखा होगा जब कोई फूल खिलता है उससे पहले कलियां होती हैं और उन्हीं को हम गुंचा कहते हैं। हर गुल में भरी महक तेरी है, ठीक है। कहती है कली कली ज़बां से, मेरी ये नहीं चटक तेरी है, ठीक है। बशगुफ्ता है तू चमन चमन में, खंदाहें गुलाबो यासमन में, ठीक है। अब खंदा किसको बोलते हैं, ये आपको अल्फाज़ मानी में मिल जाएगा, ठीक है, जब आप गौर से पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं, और इसका नेक्स्ट पेज है, थोड़ी सी लाइनें और हैं, आप इनको भी समझ लीजिए। ये कशमकश हयात क्या है, ठीक है। तेरा हुआ करम तो बात क्या है। कशमकश कहते हैं जब इंसान फ़ैसला नहीं कर पाता ना, तो उसको उस हालत को, उस कंडीशन को उसकी कशमकश कहते हैं। ए रहबरे कारवान हस्ती, क्या कह रहे हैं शायर, ए रहबरे कारवान हस्ती, राह गम मुश्किलात क्या है। तू जिसको दिखा दे एक तजल्ली, क्या जाने वो गम की रात क्या है। हर ज़र्रे में तेरी जुस्तजू है, महरूम को भी एक आरजू है। आरजू कहते हैं चाहत को, और जुस्तजू कहते हैं तलाश को, ठीक है। यहाँ जो महरूम है, महरूम दरअसल एक तखल्लुस है। अब तखल्लुस किसको कहते हैं, देखिए इस पे आपको एक छोटा सा सिंबल यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला ना, ये वाला एक सिंबल जो ऐसे करके बनता है, वो किसके ऊपर आता है, वो तखल्लुस के ऊपर आता है। और तखल्लुस किसको कहते हैं, आपने देखा होगा जो कोई शायर होता है, कवि होता है, तो वो अपने नाम के साथ में एक नाम जोड़ लेता है जिसको वो अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है, उसी को उसका तखल्लुस कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा, बहुत मशहूर शायर हैं मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब। कौन, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब, ठीक है। ये इनका नाम था, लेकिन इनका तखल्लुस क्या था, इनका तखल्लुस था गालिब। तो गालिब के ऊपर हमेशा आपको ऐसा सिंबल बना हुआ दिखेगा, ठीक है। इसी तरह ये नज़्म किसकी है, इनका नाम था तुलूक चंद महरूम। क्या नाम था इनका, तुलूक चंद महरूम, ठीक है। अब जो इनका तखल्लुस है वो क्या है, महरूम, तो इसीलिए इसके ऊपर ये वाला सिंबल बना हुआ होगा। तो आप समझ लीजिए जिस नाम के ऊपर ये सिंबल बना हुआ होगा वो शायर का तखल्लुस कहलाता है।
चलिए, अब ये नज़्म आपकी पूरी हुई, लेकिन अब नंबर आता है आपके होमवर्क का। आपको घर में क्या करना है। सबसे पहले तो आपने देखा होगा इस नज़्म के अंदर, इस कविता के अंदर आपको बहुत सारे शब्द ऐसे दिखे होंगे जिनके आपको मीनिंग या अर्थ नहीं पता। ठीक है, तो जैसे हिंदी में शब्द अर्थ होते हैं, क्या होते हैं? शब्द अर्थ। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? उसी को वर्ड मीनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ड मीनिंग। ठीक है, हाँ। तो उर्दू में भी क्या होते हैं? लफ्ज़ो मानी होते हैं। ठीक है, लफ्ज़ कहते हैं किसको? वर्ड को, और मानी कहते हैं अर्थ को। ठीक है, यानी मानी अर्थ को कहते हैं, मीनिंग को कहते हैं, और लफ्ज़ कहते हैं शब्द को और वर्ड को। ठीक, तो आपको ये याद करने हैं। जब आप इनको याद कर लेंगे तो आपको नज़्म भी आराम से समझ में आ जाएगी और आपका काम हो जाएगा। चलिए, ये क्या है? वहदत। वहदत के माना होता है एक होना, अकेला होना। यह है ज़ुहूर, इसका मतलब क्या होता है? ज़ाहिर होना। यह है खुर्शीद, इसका मतलब है सूरज। कमर, इसका मतलब है चाँद। और तुयूर जमा है ताइर की। मैंने आपको बताया था ना, ताइर कहते हैं किसको? परिंदे को। अच्छा, जमा किसको बोलते हैं बच्चों? जमा बोलते हैं बहुवचन को। आपने सुना होगा ना, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, वैसे ही क्या होता है उर्दू में भी वाहिद और जमा होती हैं। वाहिद कहते हैं सिंगुलर को, और जमा कहते हैं किसको? जमा कहते हैं प्लूरल को, बहुवचन को। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेंगे तो ये आसानी आपके लिए हो जाएगी। ठीक है, चलिए, जलवा फिगन के माने क्या होते हैं? जलवा दिखाने वाला। रात के माने होते हैं गरज, बिजली की कड़क। बशगुफ्ता, ताजगी के साथ। ठीक है, खंदा कहते हैं खिला हुआ, हंसता हुआ। और यासमन कहते हैं चमेली को। ठीक है, कश्मकश हयात कहते हैं ज़िंदगी की भाग दौड़ को। ठीक है, ज़िंदगी की भाग दौड़ को हम क्या कहते हैं? कश्मकश हयात। कारवान हस्ती कहते हैं ज़िंदगी का काफ़िला। और तजल्ली कहते हैं रोशनी को। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब थोड़ा सा आपको होमवर्क और है आपका, ये गौर करने वाली बात है जो आपको याद करनी है। ठीक, तो पॉइंट नंबर 1 इन्होंने दिया है यहाँ पे, क्या? उर्दू के मारूफ शायर तुलुक चंद महरूम की ये नज़्म उनके शेरी मजमूए गंजे मानी से मुंतखब की गई है। ठीक है, शेरी मजमुआ कहते हैं दो चीज़ों से मिलकर बना है उस किताब को जिसमें किसी शायर के, किसी पोइट के, उसको नज़्म गज़ल वगैरह एक जगह कर दी गई हो। ठीक है, इस नज़्म में खुदा की ज़ात व सिफ़ात और कुदरती मनाजिर को बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। जी, और नज़्म के आखिरी शेर में लफ्ज़ महरूम इस्तेमाल हुआ है। उसके माना है जिसको कुछ ना मिला हो। अच्छा, लफ्ज़ महरूम शायर के कलमी नाम या तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल भी हुआ है। मैंने आपको बताया था ना, ये एक सिंबल है जिसके ऊपर भी आपको लगा हुआ मिल जाए तो ये समझ लेना वो उस शायर का तखल्लुस है। और तखल्लुस के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तखल्लुस शायर का वो नाम होता है जिसे वो अपनी शायरी में, अपनी गज़लों में, नज़मों में, कविताओं में इस्तेमाल करता है। ठीक है, हाँ, तो महरूम का असल नाम तुलुक चंद है। शुअरा आमतौर पर कलाम में अपना कलमी नाम या तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। ये आपको समझने वाली बात थी। अब इस नज़्म के बारे में जो आपने सोचा, समझा, पढ़ा है, उसी से रिलेटेड यहाँ से सवाल बनते हैं। पहला क्या है कि नज़्म में आसमान और चमन में किन किन चीज़ों का जिक्र किया गया है। जब आप नज़्म को गौर से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें आसमान के अंदर क्या चीज़ें हैं और चमन में क्या है। चमन कहते हैं फूलों के बाग को। किन किन चीज़ों का जिक्र किया गया है वो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठें, इसीलिए क्योंकि आपको होमवर्क भी करना है और होमवर्क आपकी कॉपी में जमा होना चाहिए। अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो आप क्या करेंगे, मैं वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में इस किताब का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, सेकंड पे क्या है, शजर के गाने और तुयूर के दम भरने से क्या ज़ाहिर होता है। आपका होमवर्क है, आपको लिखना है अपनी समझ से, जो भी आपकी समझ बनती है, फिर हम क्लास में इसको कराएंगे। अच्छा, तीसरे नंबर पे है वो जा नहीं तू जहाँ नहीं है। जा के माने क्या होते हैं, जगह के। इस मिसरे का मफ़हूम क्या है। इस मिसरे का मफ़हूम बेसिकली ये है कि शायर ईश्वर से कह रहा है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ अल्लाह मौजूद नहीं है। ठीक है, रहबर कारवाने हस्ती किसको कहा गया है। ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला को कहा गया है। ठीक है, तो आप ये समझ चुके होंगे। अब नीचे थोड़े से सवाल और हैं, आपको उनको भी करना है। जैसे क्या लिखा है इन्होंने, नीचे लिखे सवालों के जवाबात में से आप कौन सा जवाब मुंतखब करेंगे और क्यों। इन्होंने सबसे पहले लिखा है अलिफ़, कुदरत के जलवे कहाँ कहाँ नज़र आते हैं।
जो कुदरत है अल्लाह तबारक व तआला है, उसके जलवे कहाँ कहाँ नज़र आते हैं? खुर्शीद में, कमर में या तारे में? खुर्शीद कहते हैं किसको? सूरज को। कमर कहते हैं चाँद को। और तारे कहते हैं सितारों को। आप जानते ही, चमन में, शजर में या गुंचे में, ठीक है, सब जगह होते हैं, बस आपको रीज़न देना है कि क्या क्या आपको उनमें दिखाई देता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करके हो जाएगा। बा में आते हैं, नज़्म में तजल्ली का क्या असर होता है? जो तजल्ली है उसके माने होती है रोशनी। तो तजल्ली का क्या असर होता है? गम की रात ख़त्म हो जाती है या फिर करम आम हो जाता है, मुश्किलें आसान हो जाती हैं। ये आपको अपने आप ही होमवर्क करना है। किस में करना है? अपनी कॉपी में करना है, नोटबुक में करना है। अब देखिए, दी गई मिसाल के मुताबिक अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अब मुतज़ाद क्या होता है? मुतज़ाद कहते हैं दोस्तों किसको? विलोम को। आपने हिंदी में सुना होगा ना, विलोम। विलोम शब्द होते हैं ना, विलोम का मतलब होता है उल्टा। जैसे दिन का उल्टा क्या होता है? दिन का उल्टा होता है बच्चों रात, ठीक है। दिन का उल्टा रात होता है और सुबह का उल्टा शाम होता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या करना है? मुतज़ाद अल्फाज लिखने हैं। अच्छा, खुर्शीद का क्या होता है? खुर्शीद का होता है, खुर्शीद किसको बोलते हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। खुर्शीद बोलते हैं सूरज को, और खुर्शीद का आ जाएगा कमर, ठीक है। कमर कहते हैं चाँद को। अब क्या करना है आपको? जुमलों में भी इस्तेमाल करना है, यानी कि इनका प्रयोग वाक्यों में भी करना है। जैसे इन्होंने यहाँ पे एक मिसाल दी है, ठीक है। सुबह दिया इन्होंने, फिर उसका मुतज़ाद यानी कि विलोम क्या है, अपोजिट क्या है? शाम है। मैं शाम के वक्त खेलने जाता हूँ, ठीक है। तो खुर्शीद का अपोजिट क्या होगा? इसका मुतज़ाद क्या होगा? कमर हो जाएगा। यानी कि सूरज का चाँद होता है ना, तो आप क्या लिख सकते हैं कि चाँद या कमर लिख सकते हैं। कमर रात में रोशनी देता है, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है आपका करीब। करीब का उल्टा क्या होता है? दूर, ठीक है। हाँ, इसको जुमलों में कैसे इस्तेमाल करते हैं? देखिए, दूर से गाड़ी आती नज़र आ रही है, ठीक है, नज़र आ रही है, ऐसे आप कर सकते हैं। तो इसी तरह जो अल्फाज नीचे दिए गए हैं, तुलू का क्या हो जाएगा? गुरूब हो जाएगा। गम का क्या हो जाएगा? अपोजिट मुतज़ाद खुशी हो जाएगा। रोशनी का क्या हो जाएगा? अंधेरा। तो इनको आपको अपने किस में इस्तेमाल करने हैं? जुमलों में, यानी कि आपको वाक्यों में इनका प्रयोग करना है, वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे इन्होंने आपको होमवर्क दिया है मिसरे और उनके मफ़हूम का सही जोड़। अब मिसरे किसको कहते हैं? मैंने आपको बता दिया था। जो शेर होते हैं उनकी एक लाइन को एक मिसरा कहते हैं और दूसरी लाइन को दूसरा मिसरा कहते हैं, ठीक है। और जब दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं तो उनको शेर कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये इन्होंने यहाँ पे मिसरा दिया हुआ है और यहाँ पे उसका मफ़हूम यानी मतलब दिया हुआ है। जैसे जो रात में है कड़क तेरी है, ठीक है। तो इसका जोड़ किसके साथ मिला देंगे आप? इसके साथ मिला देंगे, क्योंकि आसमानी बिजली में कड़क तेरे जलाल का जो इजहार है। ये कशमकश हयात क्या है, ठीक है, और हर ज़र्रे में तेरी जुस्तजू है। तो आप इनको, एक मैंने बता दिया, दो आप अपने आप करके लाएंगे। जब आप इनको पढ़ेंगे तो इनका मतलब समझ में आ जाएगा। अब आगे आपका क्या होमवर्क बचा है? ये कि पढ़िए, समझिए और लिखिए, ठीक है। आप जानते हैं कि रोज़ाना की ज़िंदगी में बोले जाने वाले मखसूस अल्फाज जो ख़ास मानों में इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हीं मानों में राइज हैं, रोज़मर्रा कहलाते हैं। जैसे जहाँ तहाँ। जहाँ तहाँ की माना है जगह जगह, इधर उधर या हर जगह। अपने हम जमात समातियों के साथ गुफ्तगू। हम जमात किसको कहते हैं? हम जमात कहते हैं क्लासमेट्स को, ठीक है। गुफ्तगू कीजिए, गुफ्तगू कहते हैं बात करने को। और 5 रोज़मर्रा अल्फाज और उनके मानी लिखिए, ठीक है। तो रोज़ाना ऐसे जो अल्फाज आप बोलते हैं जो एक जैसे होते हैं, यानी जिनका मतलब एक ही निकलता है, ठीक है। जैसे इन्होंने जहाँ तहाँ, इसका क्या मतलब होता है? जगह जगह, इधर उधर, ठीक है, यहाँ वहाँ। तो आपको ऐसे कितने ढूंढने हैं? 5। कितने? 5, ठीक है। 5 आपको करने हैं और पाँचों के पाँचों आपको यहाँ लिखने हैं। बहुत आसान है, जब आप पढ़ेंगे तो करेंगे तो हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नज़्म में खुर्शीद और कमर अल्फाज इस्तेमाल हुए। खुर्शीद का मतलब हमने आपको बताया था क्या है? सूरज। कमर का मतलब है चाँद। देखिए, ये बड़े काफ से कमर, एक छोटे काफ से भी कमर होती है। छोटे काफ से कमर होती है, उसका मतलब होता है पीठ, ठीक है। जो आपके पीछे कमर है उसको कमर बोलते हैं छोटे काफ से, और ये बड़े काफ से तो इसको कमर यानी चाँद है। अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जिनसे मुराद सूरज और चाँद है। सूरज के लिए आफताब, शम्स, नैयर, महर, खावर अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा
इसी तरह चाँद के लिए माह, कमर, बदर, महताब, हिलाल जैसे हम माना अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ये मुतरादिफ़ अल्फाज कहलाते हैं। जैसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में पर्यायवाची किसको बोलते हैं बच्चों? पर्यायवाची। पर्यायवाची उन शब्दों को बोलते हैं जो एक ही मीनिंग देते हैं, जिनका अर्थ एक ही होता है, ठीक है। इसी तरह उर्दू में ऐसे अल्फाज जिनका मानी एक ही होता है, वो अल्फाज तो अलग अलग होते हैं लेकिन उनके मानी एक होते हैं, उनको हम बोलते हैं मुतरादिफ़। क्या बोलते हैं? मुतरादिफ़, ठीक है, मुतरादिफ़। पर्यायवाची को मुतरादिफ़ बोलते हैं और जो आपका विलोम होता है उसको मुतज़ाद बोलते हैं, ठीक है। विलोम को मुतज़ाद और पर्यायवाची को हम क्या बोलते हैं? मुतरादिफ़, ठीक है। चलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 ऐसे मुतरादिफ़ अल्फाज लिखने हैं। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। आप घबराइए मत, थोड़ा सा आपका लेंथी हो रहा है सबक, लेकिन हम आज ही इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ज़ेल में, ज़ेल कहते हैं किसको कहते हैं? यानी नीचे दिए गए, ठीक है। जैसे हम हिंदी में लिखते हैं ना, हाँ, तो ज़ेल में कुछ शायरों के कलमी नाम या तखल्लुस दिए गए हैं, उनके पूरे नाम मालूम करके लिखिए। जैसे गालिब, गालिब का पूरा नाम क्या था? मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, ठीक है। इस तरह फ़िराक़ गोरखपुरी, ये फ़िराक़ इनका क्या है? तखल्लुस है। गालिब क्या है? तखल्लुस है। चकबस्त क्या है? तखल्लुस है। तो फ़िराक़ का पूरा नाम क्या था? रघुपति सहाय। क्या नाम था बच्चों? रघुपति सहाय इनका नाम था और फ़िराक़ गोरखपुरी इनका क्या था? तखल्लुस था। चकबस्त देखिए, चकबस्त का पूरा नाम क्या था? पंडित बरज नारायण चकबस्त, ठीक है। कोई चकबिस्त बोलता है, कोई चकबस्त बोलता है, ठीक है, ये कोई मैटर नहीं करता। तो इनका पूरा नाम था पंडित बरज नारायण चकबस्त, इनका तखल्लुस क्या था? चकबस्त। तो 3 के मैंने आपको बता दिए, 2 के आपको पता करने हैं और यहाँ पे लिखना है। याद रखिए, इस पूरे जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है या तो उसको अपनी किताब में करना है। अगर आपके पास किताब अभी मौजूद नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? अपनी कॉपी में इसको नोट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नज़्म के पहले बंद में जो आपने नज़्म पढ़ी उसके बारे में बात हो रही है। पहले बंद में नूर, दूर, तुयूर, हम आवाज़ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। मैं आपको बता चुका हूँ पहले। एक जैसी आवाज़ पर ख़त्म होने वाले अल्फाज को हम सोत कहते हैं, साउंड को, आवाज़ को, या हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं। नज़्म से 5 हम सोत अल्फाज तलाश करके लिखिए। इसका क्या मतलब है? नज़्म के अंदर जो एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज आए हैं ना, आपको क्या करना है? उनमें से 5 को छाँटना है और उनको लिख देना है। कैसे छाँटेंगे आप यहाँ से? जैसे देखिए, यहाँ क्या है और क्या है, ठीक है, क्या है, ठीक। ये तो हो गई आपकी, हाँ, रदीफ़ हो गई बाद में, ठीक। और बात, मुश्किलात, रात, ये हो गए आपके हम आवाज़ अल्फाज। तो ऐसे 5 अल्फाज आपको क्या करने हैं? ऐसे 5 अल्फाज आपको चेक करने हैं और उनको लिखना है फिर, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं। हाँ, तो आपको मालूम है किसी अल्फाज का असल जिससे हर्फ बनते हैं मादा कहलाता है। इसमें कम से कम 3 हरूफ होते हैं, जैसे वहद से वाहिद, तौहीद, मोहद। ये हम आपको क्लासरूम में कराएंगे, ठीक है बच्चों, ये हम आपको क्लास में कराएंगे। ये थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, आप अकेले नहीं कर पाएंगे इसको, इसलिए इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। आगे आते हैं। आगे एक ही पेज बचा है, आप घबराइए मत। नीचे कुछ पहेलियाँ दी गई हैं जिनका जवाब तस्वीर की शक्ल में मौजूद है। पहेली और तस्वीर का जोड़ मिलाना है। पहेली आप जानते हैं? पहेली आपने अपनी दादियों से, नानियों से या अपनी अम्मी वगैरह से सुनी होगी। पहेली ये होती है कि कोई सवाल करने वाला सवाल करता है और उसके कुछ हिंट दे देता है। तो पहली क्या है? खुला पड़ा है एक ख़जाना, पर मुश्किल है उसको पाना, कोई कितना ज़ोर लगाए एक भी मोती हाथ ना आए, ठीक है। तो ये क्या है? चलिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ये देखने में आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए दूसरे वाला देखते हैं अब हम। दूसरे वाला, सोने का बनकर आता है, सोने का बनकर जाता है, लेकिन है ये बात निराली, हर सूहे चांदी बिखराता। शब भर, तीसरा देखते हैं। शब भर वो पानी में नहाए, जल में अपना रूप दिखाए, गर पकड़ो तो हाथ ना आए, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों, यहाँ बात हो रही बेसिकली, इस वाले में चांद के लिए बात हो रही, ठीक है। और
इस वाले में सूरज के लिए बात हो रही है और इस वाले में आसमान के लिए बात हो रही है। क्यों? क्योंकि आप देखते होंगे रात को जब तारे चमकते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे मोती बिखरे पड़े हैं। ठीक है, जब सुबह सूरज निकलता है तो हमें किस किस कलर का वो दिखता है? गोल्डन कलर का अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, और रात भर पानी में कौन रहता है? आपने देखा होगा जो तालाब वगैरह होते हैं वहाँ पर जब हम देखते हैं तो रात को हमें चाँद तालाब में दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा एक और है यहाँ, एक थाल मोतियों से भरा। चलिए खैर बात लंबी हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, देखिए जो सबसे मेन आपका होमवर्क है वो आपके सामने है। अब आपको करना ये है ये आपकी राइटिंग स्किल है। क्या है बच्चों? ये आपकी राइटिंग स्किल है। क्या कह रहे हैं? नीचे दिए गए अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए बारिश का मौसम उन्वान पर एक पैराग्राफ लिखिए। आपको एक ऐसा पैराग्राफ लिखना है जिसमें निम्नलिखित जो ये शब्द दिए गए ना, इनको सभी को इस्तेमाल करना है। इनका सभी का प्रयोग करते हुए आपको एक पैराग्राफ लिखना है। कैसे लिखेंगे? चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। जैसे इसमें कुछ अल्फाज आए हैं, बिजली का कड़कना, बादलों का घिरना, ठंडी हवाएं चलना। ठीक है, तो आप इनको इस्तेमाल करके कैसे लिख सकते हैं? आप इनको इस्तेमाल करके ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आज सुबह से बारिश हो रही है। ठीक है, बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। ठीक है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। बिजली की कड़क से बच्चे डर जाते हैं। ठीक है, तेज़ हवाओं से पेड़ झूम रहे हैं। ठीक है, झूम रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें से कई सारे का यहाँ पे इस्तेमाल हो गया। बिजली का कड़कना आ गया कहीं, ये देखो ये आ गया, बिजली का कड़कना भी आ गया, और पेड़ों का झूमना आ गया, पेड़ों का झूमना भी आ गया। तो इसी तरह से आप पूरा पैराग्राफ इसको करेंगे। सारा मैं इसलिए नहीं आपको बताऊंगा क्योंकि फिर आप अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का आपका सबक। अब आपका अमली काम बचा हुआ है, जो प्रैक्टिकली काम आपको करना है वो कौन सा है? वो काम ये है, लाइब्रेरी से ऐसी नज़में तलाश कीजिए। अब आपके पास लाइब्रेरी तो है नहीं, लेकिन लाइब्रेरी आपके फ़ोन में ही मौजूद है। ठीक है, लाइब्रेरी से ऐसी नज़में तलाश कीजिए जिनमें शायर खुदा से मुखातिब है। इन नज़मों को अपनी कापी में लिखिए और तरन्नुम से पढ़िए। तरन्नुम कहते हैं लिरिक्स को। ठीक है, यानी जब हम लय बनाकर कोई नज़्म पढ़ते हैं तो उसको तरन्नुम कहते हैं। अपने आसपास के पार्क या बागीचे में जाइए, वहाँ मौजूद पेड़ पौधों के साइंसी नाम मालूम करके अपनी कापी में लिखिए और उनकी तस्वीर भी बनाइए। ठीक है, नज़्म में लफ्ज़ राद इस्तेमाल हुआ है जिसके माना है बिजली की कड़क। मालूम कीजिए कि घरों को आसमानी बिजली से बचाने की क्या क्या तदबीरें हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का आपका सबक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और आपने खूब समझा होगा। तो रोज़ाना आपका ऐसा सबक हुआ करेगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए और इस अपने होमवर्क को आप ज़रूर कीजिए क्योंकि ये आपका चेक भी किया जाएगा।